Welcome everyone to the second day of the Game Changer webinar. I hope कल के topic में you got a lot much clarification about the application of IFRS 18. आज के दिन specifically कुछ चीजें जो discuss करनी हैं that includes number one, what is the impact of cash flows on of IFRS 18 on cash flows. IFRS 18 का क्या impact आएगा? Not just that, I would also be considering कि सिर्फ और सिर्फ उस इम्पैक्ट को हमें कंसिडर नहीं करना. वी हैव टू लुक इनटू इट कि जो हमने कल इनकम स्टेटमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखा कि IFRS 18 की वजह से कैश फ्लोज के अंदर क्या क्या चेंजेस इंक्लूड होंगे और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में उसकी प्रेजेंटेशन में क्या क्या चेंज आएंगे टू मेक इट मोर हेल्पफुल, नॉट जस्ट द कैश फ्लोज एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. हम ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स को कैसे अकाउंट फॉर करना है और उनको कैसे इवैल्यूएट करना है. सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स जिसको हम आज कंसिडर करेंगे. एंड टॉप ऑफ इट आई विल बी लुकिंग इनटू IFRS 19, जिस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्सिडरीज को हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे या सब्सिडरीज विदाउट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. कौन सी ऐसी सब्सिडरीज हैं या वो सब्सिडरीज जिनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनके लिए डिस्क्लोजर्स को IFRS ने समराइज कर दिया है. समराइज करने का मकसद ये है those standards are now the disclosures would be very shorter and smaller, and this is the new topic added into SBR exam session. So these topics are among the important topics. So let's start today's session. आज हम किक ऑफ करते हैं इस सेशन पे, and then we'll be looking into it कि हमें फर्दर चीजों को कैसे लेके चलना. तो फर्स्ट थिंग, I'll be moving to the page from where we left. So आज का दिन impact on cash flows in SBR exams. आपको याद होगा मैंने बात की थी कल भी कि हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं IFRS 18 की, तो IFRS 18 ने किसी हद तक कैश फ्लो को भी इम्पैक्ट किया. और मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टेन मेजर चेंजेस जो कैश फ्लो को इनकम स्टेटमेंट के साथ अलाइन कर देगा. नाउ आई विल बी लुकिंग इनटू इट कि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर मोर और लेस द सेम वन. और इसलिए इसको मैंने थोड़ा हेडिंग दिया हुआ है, लिंक बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. थोड़ा सा समझ लेते हैं. IFRS 18 requires a clear connection between statement of profit and loss account and statement of cash flows. I think ये मैंने कल भी बात की थी और उसी के बेसिस के ऊपर हमने इनकम स्टेटमेंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था. 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें एक ऑपरेटिंग थी, दूसरी इन्वेस्टिंग थी, तीसरी फाइनेंसिंग थी, एंड देन वी हैव इनकम टैक्सेस कैटेगरी एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कैटेगरीज. लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ 3 कैटेगरीज ही हैं. वन इज ऑपरेटिंग कैटेगरी, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग कैटेगरी, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग कैटेगरी. लेकिन एक्चुअल में इन कैटेगरीज को अलाइन कर दिया गया है. So whenever we are using indirect method, the very first change जो IFRS 18 की implementation के बाद आ रहा है, that is while using the indirect method, companies must now start from operating profit. I'll be discussing about it. Operating profit है क्या? A new defined subtotal in IFRS 18 for statement of comprehensive income या profit and loss account के अंदर जो सब टोटल्स डिफाइन किए IFRS 18 ने, इट मेंशंस कि अब आपका जब कभी इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो आपने स्टार्ट करना है तो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से होगा रादर देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट. इससे पहले एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता था. लेकिन अब IFRS 18 ने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है कि आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को जब इनडायरेक्ट मेथड से अप्लाई करेंगे तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज सब टोटल ऑफ IFRS 18. ओके, नेक्स्ट थिंग, this replaces old flexibility under IAS 37, ensuring consistent starting point across all entities. और मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियसली IAS 7 में कुछ इनकंसिस्टेंसीज थे. पहला इनकंसिस्टेंसी ये था कि वो इनडायरेक्ट मेथड को आप या तो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से
या आप स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करते थे, और अगर आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें तो फिर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस दोनों को ऐड बैक करके आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद फिर आप फर्दर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते थे। बट नाउ इन सब चीजों को एलिमिनेट कर दिया गया, और अब कैटेगोरिकली ये मेंशन है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही इनकम से कैश फ्लो को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपनी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अब बेसिकली IFRS 18 इसको स्टेट क्या करता है, व्हेन एंटिटी प्रेजेंट्स कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, the entity shall use the subtotal operating profit as specified in IFRS 18 as a starting point in the reconciliation of profit and loss to cash flows from operating activities. तो पहला चेंज तो ये है, राइट। आई होप वी आर क्लियर अबाउट दिस चेंज कि ये हमारा जो पहला चेंज है हम इसको कैसे अकाउंट पर करेंगे। नाउ लेट्स लुक इनटू द सेकंड थिंग व्हिच इज impact of standardization of interest and dividends classification. If you recall previously हम कुछ बात कर रहे थे तो हम कहते थे कि अगर आपके पास इंटरेस्ट रिसीव है या आपके पास इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड है, सो यू हैव ईदर डिविडेंड रिसीव्ड, आपके पास इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव किया है, तो आप इस डिविडेंड रिसीव्ड को या तो ऑपरेटिंग कैटेगरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप इसको इन्वेस्टिंग कैटेगरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। ये दो कैटेगरीज थे जो हमें पहले पता चलता था, पुराना जो रूल्स थे उसके मुताबिक था। नेक्स्ट ये था कि अगर आपके पास इंटरेस्ट और डिविडेंड्स आपके पास पेड हुए हैं तो इन पेड अमाउंट्स को या तो आप ऑपरेटिंग कैटेगरी में रिकॉर्ड करते थे या फिर आप फाइनेंसिंग कैटेगरी में रिकॉर्ड कर सकते थे। ये प्रीवियसली आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था IAS 7 में। हम क्या करते थे, हम कहते थे नॉर्म ये है, इंडस्ट्री नॉर्म ये है कि आप इंटरेस्ट पेड को रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डिविडेंड पेड रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर, राइट। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव हम दोनों रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर। हम इंडस्ट्री नॉर्म को फॉलो कर रहे थे, जबकि प्रीवियसली IAS 7 ये दो ऑप्शन हमें देता था। बट विद IFRS 18 आप याद रखिएगा कंपैरेबिलिटी एनहांस कर रहा है, the enhancing qualitative characteristics as per the conceptual framework comparability। इस कंपैरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए IFRS 18 की इंप्लीमेंटेशन से एक नई एडवांस चीज आई, दैट इज अब जब भी आप कैश फ्लोज बनाएंगे तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड should always be part of investing cash flows from investing activities। आप इसको ऑपरेटिंग कैटेगरीज में अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। दिस ऑप्शन वाज नो मोर अवेलेबल टू अस। नाउ इंटरेस्ट रिसीव है या डिविडेंड रिसीव है, यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उससे आपको कुछ अमाउंट रिसीव हो रहे, ये दोनों अमाउंट्स इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी इंक्लूडेड within the investing categories, right? Now the next thing is about the interest paid and dividend paid। if you recall मैंने अभी बात की कि इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड को हम अकाउंट फॉर कर रहे थे ईदर अंडर ऑपरेटिंग कैटेगरीज और फाइनेंसिंग कैटेगरीज, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, अपॉलॉजीज, राइट। तो आपके पास अब वो पेमेंट का ऑप्शन सिर्फ फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है। Now you cannot use this operating category, this is no more available for interest payment and dividend payments, right? तो वो जो ऑपरेटिंग कैटेगरी का एक हमारे पास ऑप्शन आता था उसको ऑल टुगेदर IFRS 18 ने एलिमिनेट कर दिया एंड इट स्टेट्स दैट an entity shall classify cash receipts from interest and cash payments of interest as cash flows from investing activities and cash flows from financing activities respectively। This is about interest, cash receipts from interest or interest received is included in investing activities, and interest paid or payments of the interest is included under the cash flows from financing activities। Now an entity shall classify cash receipts from dividends, and cash payments of the dividends as cash flows from investing and financing categories respectively। तो डिविडेंड को
अगर रिसीव किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये ऑपरेटिंग कैटेगरीज वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो IFRS 18 की वजह से हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट करे। ओके, नाउ जस्ट टू लुक इनटू द टेम्पलेट, पहले मैं टेम्पलेट की बात करूंगा कि अगर आपके पास टेम्पलेट आ रहा है और आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, जिसको हम नाम देते थे एसओसीआई, तो इस एसओसीआई के ऊपर क्या इंपैक्ट्स आए हैं जरा हम उसको पहले देख लेते हैं। नाउ रिमेंबर, we have the starting point. I hope this is now pretty much clear to all of you. I'm making it more clear. Okay, give me a second. So income and expenses from operating activities, this is the first head. इस हेड को जब आप स्टार्ट करें तो फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू, राइट? Just 2 minutes break. I'll be there, but just after I'll be joining. Okay, everyone. Apologies for break. So let's discuss. कल हमने जो IFRS 18 की पूरी डिटेल डिस्कस की थी, आज उसको हम जरा समरी फॉर्म में देख लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट पे इफ देयर कम्स अ क्वेश्चन इन द एग्जाम तो हम उसको टैकल कैसे करेंगे। So I have taken out one of the example. I'll be looking into the later of the examples as well. लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज थोड़ी बहुत क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए कि इनकम और एक्सपेंसेस कैटेगरीज को आप कैसे अकाउंट करेंगे। फर्स्ट थिंग, जो पहला आपका हेड है और जो कैटेगरी थी, दैट इज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड यू रिकॉल हमने कहा था पहला जो लेबल है दैट इज रेवेन्यू एंड सेकंड वाज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स से वी विल बी गेटिंग अ सब टोटल व्हिच इज ग्रॉस प्रॉफिट। But I have already told you this is not a mandatory subtotal as per IFRS 18. ये हमारा कोई mandatory subtotal नहीं है, right? So we are least concerned with that. हमें इससे कोई concern नहीं कि हमें mandatorily apply करना है। IFRS 18 does not require gross profit label. This subtotal is not required. Now let's move. You have the next label is operating income, but IFRS 18 mentions that for the more clarification and for better understanding, आपके पास क्या होगा कि IFRS 18 said that some of the entities might apply this subtotal, but normally as far as IFRS 18 is required, it's not a mandatory subtotal. आप नहीं mention करें, it's not required. Now the next thing is about the operating income. So operating income relates any other income if you have, और उसके बाद जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं we are going to total it up and we'll find out the operating profit. This is a mandatory subtotal under IFRS 18. This is required by IFRS 18. आपको ये subtotal provide करना है. This is something mandatorily be available within the label of जो भी हमारे पास डेटा आ रहा होगा हम उसमें उसको मेंशन करेंगे, right? Okay. Then let's move to the next part or the next head, which is income and expenses from investing activities. This is the second head. इस head के अंदर आप देखेंगे हम ये share of profit or loss from associates and joint ventures and other investing income, ये इस head के अंदर subtotal आएगा। And again this is a mandatory subtotal. A mandatory subtotal under IFRS 18. It is required कि आप ये सब टोटल भी प्रोवाइड करेंगे। एंड अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेक्शन दैट दिस इज समथिंग आपके क्वेश्चन 1 में एग्जामिनर इसको रिक्वायर कर सकता है। एंड इट सीम्स टू बी कि इस दफा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही टेस्ट होगा। इट्स समथिंग अ सजेशन, an idea, not sure about understanding of statement of comprehensive income, how the IFRS 18 have impacted it, और हमें क्या-क्या changes account for करने हैं। So you will be getting profit before financing and income taxes. Again, this was a mandatory subtotal. Then we have the next subtotal, which is named as income and expenses from financing activities, and then it comes up interest expense, borrowing and lease liabilities, and interest expense on pension liabilities and provisions. आपको मैंने शायद कल बताया था and we have discussed it tomorrow कि
आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लाइबिलिटीज आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड करनी है एज फार एज IFRS 18 इज कंसर्न। वो लाइबिलिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और दूसरी वो लाइबिलिटीज जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा। कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज जिनको हमने फाइनेंस, इंटरेस्ट नहीं, जिनको हम एज ए फाइनेंसिंग अपने लिए यूज करें। अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिससे मुझे फाइनेंसेस मिल रहे हैं, आई एम गेनिंग द फाइनेंसेस, राइट, या मैं उसको अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लाइबिलिटी रेज करता हूँ, लाइक लोन लिया ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकूं, तो फिर उस लोन के ऊपर जो भी आपकी इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, डी रिकग्निशन के ऊपर जो भी गेन्स या लॉसेस आएंगे वो फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर अकाउंट फॉर होंगे। लेकिन अगर एक लाइबिलिटी है विच इज नॉट in order to raise the finance, तो फिर उस केस के अंदर, उस लाइबिलिटी के अंदर जो इंटरेस्ट, इनकम और एक्सपेंस का कंपोनेंट होगा, सिर्फ वही अकाउंट फॉर होगा इनका इनकम और एक्सपेंसेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आई हैव गिवन यू एग्जांपल यस्टरडे, जिसमें हमने ये बात की थी प्रीवियस सेशन के अंदर कि पेंशन ऑब्लिगेशन के अंदर, इफ यू रिकॉल, मैंने शायद कहा, मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, एन आइडिया, कि हमारे पास नेट पेंशन प्लान ऑब्लिगेशन है। इसके बाद जो अमाउंट आती थी अंडर IAS 19, दैट वाज नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, और ये नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट कहां चार्ज होगा? अंडर फाइनेंसिंग कैटेगरी, राइट। और इसके बाद जो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, बोथ ऑफ दीज टू आइटम्स शुड बी चार्ज टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैटेगरीज, राइट। तो ये है तो लाइबिलिटी, आपके पेंशन प्लान ऑब्लिगेशन, उस लाइबिलिटी से ही ये दोनों राइज हो रहे हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में वैल्यूएशन चेंजेस की वजह से। बट इस आइटम को, नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट को, सिर्फ आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंसिंग कैटेगरी के अंदर, और रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट शुड बी ट्रीटेड इन अदर रेलेवेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल करंट सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट, पास्ट सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट एंड the remeasurement component, or sorry, the settlement component within the operating category। तो ये उस operating category के अंदर account होंगे। and for the same reason you can find out कि अगर provision के ऊपर interest है, तो ये provision का interest भी यहाँ record होगा। now just to give you a very very clear cut example of this provision is IAS 16, dismantling cost। डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपके पास एक प्रोविजन है, और इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर आपके पास जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, दैट वुड बी चार्ज टू द फाइनेंसिंग कैटेगरी। आई होप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि हमें इस डेटा को कैसे अकाउंट फॉर करना है। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज नेम्ड एज इनकम टैक्सेस कैटेगरी, जो यहाँ पर टैक्स कैटेगरी के साथ है। फाइनेंसिंग कैटेगरी हमने कर लिया, इन्वेस्टिंग कैटेगरी अकाउंट फॉर कर दिया। Now, the income taxes I have already told you should be treated based on IAS 12. That includes the current tax, over under provision, and deferred tax. ये तीनों amounts इस category के अंदर account for होंगे। Then we have the discontinued operations category. Any profit and loss from discontinued operation should be included in this discontinued categories, right? And then we have the net profit. Now, let's see. This again, profit before income taxes is not a mandatory subtotal, so it's not required. If you're going to explain it, it's fine. Lekin profit from profit for the year from continuing operation and the net profit, or both of these two are the mandatory subtotals. And then you will find out statement of other comprehensive income, और ये हो सकता है examiner is going to ask you about it, और ये पूरी की पूरी presentation just to give you a clear idea how we need to present data. So आपके पास income and expenses that will not be reclassified to profit and loss account, that includes gain on property revaluation। Recall, जब कभी gain on या revaluation surplus आएगा, आप इसको, if you have disposed of the property, आप इसको profit and loss account में reclassify नहीं कर सकते। You need to put that revaluation gains from revaluation surplus account to directly to the retained earning। हमें directly move करना है, we cannot reclassify it to the profit and loss account। So that's the bit idea जिसको हमें यहाँ देखना है। Again, gain on measurement of defined benefit pension plans, right? And share of other comprehensive income of associates and joint ventures, जो आप reclassify नहीं कर सकते, और उसी का related income tax। Second part, other comprehensive income का हमारे पास जो आता है, that is
income and expenses that will be classified, okay, that will be classified to the profit and loss account. Okay, so इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास exchange differences, then fair value to other comprehensive income debt instruments, loss, gains or losses on cash flow hedges, and income tax related matters. और इसका सब total you will be providing in other comprehensive income, which is again a mandatory subtotal, and then we have other comprehensive income net of tax, again a mandatory subtotal, total comprehensive income, which is sum of net profit from profit and loss account plus other comprehensive income, total of other comprehensive income, again it's a mandatory subtotal. And then if it is a group and a parent company, profit attributable, this net profit attributable to owners of the parent and NCI, and then total comprehensive income attributable to owner of the parent and NCI, and last one is अर्निंग पर शेयर बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है इनकम स्टेटमेंट की जो अंडर IFRS 18 आपको देनी है। आई होप यू गॉट आइडिया कि प्रीवियसली क्या प्रेजेंटेशन थी, नाउ व्हाट इज द प्रेजेंटेशन। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ रहा है इज रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। आई थिंक जिसको आज ही हमने स्टार्ट किया है और जिसमें हमने बात की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वाज कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब भी स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ जस्ट ट्राई टू रिकॉल इन दिस केस कि यहां पर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या। सो दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिगर, यू नीड टू रिकॉल। अगर कैश फ्लो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज द operating profit which should be used when you are preparing cash flow statements. तो आप इस हेड को, इस सब टोटल को यूज करेंगे ताकि अलाइंड हो, रिकंसाइल हो सके। So this is the subtotal that should be utilized. Now let's see what are the further things. आपको यहीं से समझ में आएगा, यहां से डाटा ये मूव अप करेगा। Now the rest of the things those would be mentioned is adjustments for depreciation, amortization, impairment loss and foreign exchange gains. तमाम के तमाम वो आइटम्स जो हमारे पास नॉन कैश आइटम्स हैं, नॉन कैश आइटम्स, उनकी यहां पर हमने एडजस्टमेंट रिपोर्ट कर दिया, राइट। नाउ एज वी हैव रिपोर्टेड द एडजस्टमेंट, नाउ वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉस एंड फॉरेन एक्सचेंज गेन्स। ये हमारे पास क्या आ गया, एक हेड आ गया कैश फ्लो, जिसको हम कहते थे कैश फ्लो फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। रिमेंबर cash flows before what, so now this is renamed as operating profit before depreciation, amortization, impairment loss and foreign exchange gains। क्योंकि यहाँ पे आपने इंटरेस्ट को और टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं किया था तो देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। देन आपने अपने पास वही जो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो आपने यहाँ पर अकाउंट फॉर किए। दोज हैव द सेम आइडिया, हम उसको चेंज नहीं करें। इंक्रीज डिक्रीज इन इन्वेंटरीज, इंक्रीज डिक्रीज इन trade receivables and increase decrease in trade payables, और हम उसको accordingly account for करेंगे। Then we have cash flows from operating activities before income taxes, right? Cash flows from operating activities before income taxes, and now we have this income tax expense, income tax payment, and then we find out net cash from operating activities। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो यहाँ पर हम पहले क्या रिकॉर्ड करते थे, इनकम टैक्सेस पेड, और हम कहते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड, इंटरेस्ट पेड। और इस इंटरेस्ट पेड को जब हम लेस करते थे तो we'll find out the net cash from operating activities। But as far as IFRS 18 is concerned, now this category should no more be applicable। आपके पास अब इंटरेस्ट पेड शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग कैटेगरी, और बाकी रिमेनिंग टू कैटेगरीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट रिमेन सेम। जो आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी है और जो फाइनेंसिंग कैटेगरी है, दोज वुड रिमेन सेम। फाइनेंसिंग कैटेगरी में सिर्फ एक चेंज है, एंड दैट इज यू नीड टू डिडक्ट द इंटरेस्ट पेमेंट्स, you need to deduct the interest payments from cash flows from financing activities। तो हम उस फाइनेंसिंग में से इंटरेस्ट को वहां लेंगे। अब ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट का पेमेंट नजर
नहीं आएगा. So that's the basic change. Okay, just look into one of the example of income statement जिसमें किसी हद तक मैं थोड़ा बहुत इसको अलाइन करने की कोशिश किया ताकि हमें कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यहाँ पर basically how we need to account for the income statement, right? Okay, so this is the income statement of a group जिसके अंदर revenues, cost of sales, gross profit, operating income, selling, research, general, goodwill impairment, and other operating expenses. So other operating expenses label seems to be a bit vague, but again other expenses अगर लिखे होते तो फिर तो बहुत ही मुश्किल चीज थी. अब आपने मेंशन क्या कर दिया, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यू रिमेंबर हमने कल लेबल्स की बात की थी एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि लेबल्स के अंदर अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस को आप यूज नहीं कर सकते. IFRS 18 ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी वर्ड जो अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस को यूज करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दैट स्पेसिफिक वर्ड. So what is the thing that is going to replace is other investing income, other investing expenses, other operating income, right? Other operating income or other operating expenses. तो हमें थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन मिलती है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं या वो इनकम है जो डे टू डे बेसिस पे गेन मिल रहा है, कंपनी को रिट्रीव हो रही है, राइट? सो ऑपरेटिंग का वर्ड ऐड किया हुआ है. सो मेक श्योर आपने अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अदर इनकम का वर्ड यूज नहीं करना. यू शुड हैव टू मेक श्योर कि आपने उसको या तो अदर ऑपरेटिंग इनकम का नाम देना और एग्जामिनर उसके लिए अगर कोई ऐसा डेटा देगा तो क्लैरिफिकेशन भी देना होगा, राइट? ओके, देन वी हैव शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स. जो पीछे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, that was basically dividing some sort of क्या कह सकते हैं कैटेगरीज में. यहां पर मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट जिस पैटर्न में बन रही है उसको बता रहा हूं, राइट? सो नाउ प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन बोरोविंग्स एंड लीज लायबिलिटीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन पेंशन लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, देन profit before income taxes, then income tax expense, profit from continuing operations, and then loss from discontinued operations if there is some available, right? यहाँ पर कुछ loss available है, यहाँ तो कोई नहीं है, zero value. Then we have the profit figure with us, और इस profit के बाद यही profit attributable to owners of the parent and non-controlling interest and earning per share from continuing operation, basic and diluted, and earning per share basic and diluted. ये आपकी total earning per share है, that includes both continuing and discontinuing operation, but this is just related to the continuing operation, right? So यहाँ पर जो हमारे पास कुछ changes है हमने बता दी. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्क्लोजर से, रिमेंबर कल हमने बात की थी कि आप अपने पास बाय नेचर और बाय कैटेगरी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो आप अपने एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये नोट 1 इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर नाउ डेप्रिसिएशन. अब डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है, टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होंगे. तो आप अपने ब्रेकआउट में बताएंगे कि ये टोटल डेप्रिसिएशन है, इसमें से कितना अमाउंट चार्ज होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, कितना अमाउंट चार्ज होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और कितना जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को चार्ज, राइट? सो दैट्स हाउ यू नीड टू बाइफरकेट दोस. देन अमोर्टाइजेशन के ऊपर भी आपने इसको क्लासिफाई करना है कैटेगरीज या बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आइटम. तो यहां हम नेचर को क्लैरिफाई करें. देन अगेन एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कितनी अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज हो रही है, सेलिंग एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो आपने हर क्लास ऑफ एसेट, हर नेचर ऑफ एक्सपेंस को सेपरेटली करके उसका हर एक आइटम का ब्रेकआउट दिया, सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल मेक मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटम कि इसको उसने अप्लाई कैसे करना है, राइट? ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द disclosures of the items. Again, impairment loss के ऊपर भी research and development and goodwill impairment, then write down of inventories और write down inventories totally किसको चार्ज हो रहा है, cost of goods sold को. तो यूजर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि जो impairment charges लग रहे हैं वो impairment charges कहां कहां अकाउंट फॉर होते हैं, so they can easily understand those things. So this is how IFRS 18 has actually impacted the statement of comprehensive income and cash flows. लास्ट एक चीज रह गई थी, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर, जो हमने
कल भी बात की थी कि मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स को आपको बताना पड़ेगा। लेट्स सी, नोट टू मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स। और मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए कल हमने एक थंब रूल डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स शुड ओनली इंक्लूड दोज आइटम। पहले आप तो ये बताएंगे ना कि कौन सा क्वालिफाई करता है एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स। दोज आर नॉट इररेलेवेंट फॉर एसबीआर एग्जाम, दोज आर स्टिल रेलेवेंट। एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स आपके पास वो मेजर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इन डेप्थ एनालाइज या एसेस करने के लिए जरूरी थे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या आपके पास एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स, क्या आपके पास एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स क्वालिफाई करते हैं एज मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स? तो हमने कहा था अगर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ रिकंसाइल हो सके, किसी भी सब टोटल के साथ अगर वो रिकंसाइल हो सकते हैं, तभी आप उनको मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स का नाम देंगे, अदरवाइज नहीं। Right now, let's look into the example. This is operating profit. This is operating profit under international financial reporting standards. और यहां पर आपने इस वैल्यू की इम्पेयरमेंट को एडजस्ट किया, रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस को एडजस्ट किया, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसको एडजस्ट किया, राइट? And then you find out this is again a management defined performance measure. This is named as adjusted profit. Adjusted profit before gain or loss on disposal of property, plant and equipment, restructuring expenses and impairment losses. You got this idea कि आप उसको कैसे बता रहे हैं, डिफाइन करें। तो ये आपका कहलाएगा मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स और आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? बट अगेन इट हैपेंस समटाइम, दिस इज फॉर 2002 एंड दिस इज फॉर 2001। और अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपने एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स को चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या किया कि आपके पास यहां पर आईएफआरएस के मुताबिक जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, ये दोनों डाटा सेट्स दिए हुए, एंड एडजस्टेड प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू ऑपरेशन, ये दोनों आपके पास मैनेजमेंट, दीज आर टू आर मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स। और इन दोनों की रिकंसिलिएशन आईएफआरएस के जो आईएफआरएस 18 ने सब टोटल्स दिए हुए हैं, अगर उसके साथ हो सकता है तभी आप उसको मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स का नाम देंगे। मेक इट वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एग्जामिनेशन में अगर वो किसी तरह के 2-4 एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स देता है और आपसे ये रिक्वायर करता है कि मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाई करते हैं एज एन एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर, सो यू नीड टू लुक इनटू इट, क्या ये रिकंसाइल हो रहा है IFRS 18 सब टोटल्स के साथ। In this case, operating profit, adjusted operating profit slash is mentioned for this side, right? And operating profit is this one. This is operating profit, and this is adjusted operating profit, right? In this case, profit from continuing operation is this one. Profit from continuing operation is this one, and this is adjusted adjusted profit from continuing operations, और ये हमारे पास मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस में ये कहलाएगा। So these examples were brought into this session to make sure कि आप लोगों को आइडिया हो कि एटलीस्ट जो हम IFRS 18 कल डिस्कस करें तो उसका इम्पैक्ट किन किन स्टेटमेंट्स पे आ रहा है। सो यू माइट बी लुकिंग इनटू इट कि इससे एग्जामिनर बहुत ठीक ठाक सा डेटा रिक्वायर कर सकता है जो एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, राइट? So this is the whole IFRS 18 idea and understanding. But if you guys have still any confusion, मुझे आप बताएंगे। I'll be moving to the next topic, which is IFRS IFRS 19, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि IFRS 19 was a standard जो एग्जामिनर ने हमसे डिमांड किया हुआ है और that is related to some sort of subsidiaries जिनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हम बात करेंगे कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं है तो हम उसको कैसे अकाउंट फॉर करें। बट बिफोर मूविंग टू दिस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन, आई एम गोइंग फॉर अ 10 minutes ब्रेक, और आफ्टर दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसके बाद हम ब्रेक ना रहे, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बीच में अगर ब्रेक लूंगा तो there might be the data or the understanding we are creating might be disrupted. So I'll be joining in 10 minutes after 10 minutes break.
So 10 minutes break के बाद we'll be looking into this specific requirement and we'll be getting a more clear understanding कि अगर examiner इस topic से related कुछ हमसे question पूछे तो how we can answer, right? So it's just a 10 minutes break, right? Let's start with IFRS 19. So IFRS 19 basically standard name is subsidiaries without public accountability, and I believe you remember कल हमने बात की थी कि SBR के एग्जाम में examiner is not concerned about the names of the standard. So if you don't recall the names of the standard, it's not required. या आपको अगर mention करना है तो make sure if you have a good understanding and if you have a good idea what is the name of the standard, then just mention. Otherwise, just mention the number of that standard like IFRS 19. Don't need to mention subsidiaries without public accountability disclosures, right? So basically, इस स्टैंडर्ड का मेन फोकस क्या है, हम उससे पहले बात करते हैं. IFRS 19 is a new disclosure standard tailored for subsidiaries without public accountability. So ये स्टैंडर्ड बेसिकली फोकस कर रहा है सिर्फ उन सब्सिडरीज के ऊपर, सिर्फ उन सब्सिडरीज के ऊपर जिनकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है. व्हाट डज द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मींस, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट लेटर ऑन. बट वो तमाम की तमाम सब्सिडरीज या सब्सिडरी, रिमेंबर इट्स अ सब्सिडरी, इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन कंपनी. अगर स्टैंड अलोन कंपनी है और उसकी कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, this standard does not apply to that specific entity. Requirement क्या है? This must be a subsidiary of another entity, right? और फिर मैं थोड़ा बहुत आपको further guidance भी दूंगा कि इसके बारे में further क्या बात करें. It provides reduced disclosures. Second requirement ये है कि जो आपके disclosures हैं, कुछ new disclosure requirement है, उसमें वो ये disclosures की requirement को reduce करता है while still applying the recognition and measurement requirements of the full IFRS. So it's not something IFRS for SMEs or other than a reduced IFRS application. It is a requirement जो disclosures को reduce कर रहा है. Measurement वही रहेगी, initial, subsequent measurement, recognition criteria भी वही रहेंगे. सिर्फ differentiation आएगा disclosures requirement में, जो बहुत एक hassle था, बहुत detailed analysis होता था या बहुत detailed explanation होती थी disclosures के अंदर, उसकी requirement को reduce कर रहा है. It does not replaces any IFRS for SMEs or any other international financial reporting standards. It supplements them for eligible subsidiaries. Just eligible subsidiaries. ये याद रखिएगा, eligible subsidiaries क्या है, मैं इस पे भी बात करूंगा. The objective is to ease reporting burden for the qualifying subsidiaries by allowing them to prepare international financial reporting standards compliant financial statements. ये याद रखिएगा, वो स्टेटमेंट स्टिल IFRS compliance में हैं, but with reduced disclosures. These are not for IFRS for SMEs. These are full IFRS standards, and you can mention within your financial statements in a compliance statement that these are IFRS compliant financial statements. Only thing is, आपके disclosure requirements कम हो रही हैं. Ensure consistency with group financial statements without unnecessary repetition or duplication of disclosures already provided in consolidated financial statements. तो मेन मकसद ये है कि आपके जो consolidated financial statements हैं उनमें already कुछ ना कुछ disclosures दिए हुए हैं, तो आपकी जो subsidiary है उसके disclosure requirements reduce हो गए. तो main idea है reduced disclosures का. Now let's discuss about the scope of IFRS 19. IFRS 19 applies to entities that meet all of the following conditions at the end of the reporting period. Number one, the entity is a subsidiary. मैंने पहले बात की, अगर stand alone company है तो IFRS 19 apply नहीं होता. So the company must be, or the entity must be a subsidiary. A subsidiary. Second one, it does not have public accountability. So what does the public accountability means? If you recall, हमने कुछ बात की थी IAS 33 की, और IAS 33 हमने कहा था मैंडेटरी है उन कंपनीज के लिए जो पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज हैं, और रिक्वायरमेंट कहीं बात की होगी कि वो एंटिटीज जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैं या जिन्होंने प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है उनको अपने अर्निंग पर शेयर को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है. सेम अप्लाइज टू IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग. उस एंटिटी को सेगमेंट रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी है.
तो सेगमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट के साथ आप इसको अलाइन कर सकते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मींस इट्स सिक्योरिटीज आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और बीइंग इशूड फॉर ट्रेडिंग, यानी वो इस प्रोसेस में भी नहीं है कि वो उसको लिस्टिंग के लेके जा रहा है। अगर लिस्टिंग के ऊपर वो प्रोसेस इन्वॉल्व हो चुका है, then you cannot apply IFRS 19. Very straightforward. Second, it does not hold assets in fiduciary capacity as a primary business. आपका प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि आप एसेट्स को फिड्यूशरी कैपेसिटी में रख रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट डज दिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मींस, इस पे हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। इट्स पेरेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट है इट मस्ट बी अ सब्सिडरी, सेकंड इट डज नॉट हैव अ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, थर्ड रिक्वायरमेंट इट्स पेरेंट कंपनी जो अल्टीमेट पेरेंट है prepares publicly available consolidated financial statements that comply with full IFRS. It doesn't mean कि वो full IFRS है, it means that the parent company provides the consolidated financial statement within the disclosures are as per the full IFRS requirement. आपकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी फुल डिस्क्लोजर के साथ जा रहा है, रिड्यूस डिस्क्लोजर के साथ नहीं जा रहा, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप IFRS 19 को अप्लाई कर सके बीइंग अ सब्सिडी। सो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। आई होप हमने यही बात की थी कि अगर एक इंटरमीडिएट पेरेंट कंपनी है, देयर इज अ पेरेंट कंपनी जिसकी 2 सब्सिडरीज कंपनी है, सपोज देयर इज वन अल्टीमेट पेरेंट कंपनी, इसका एक इंटरमीडिएट पेरेंट है और इसकी आगे सब्सिडरीज है, राइट? सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2 एंड this ultimate parent has another subsidiary company, subsidiary X. So यहाँ पर इस पेरेंट को आप अलाउ कर देते हैं कि ये अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया कि इसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, ना ही ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है कि इन शेयर्स को पब्लिकली ट्रेडेड के लिए लेके जाए, और इसका अल्टीमेट पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है और इस पेरेंट कंपनी के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नहीं, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना भी दें, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वॉन्ट ऑब्जेक्ट दैट। सो यही किसी हद तक रूल्स यहाँ IFRS 19 में अप्लाई हो रहे हैं विद अ बिट मोर डिफाइंड वे। मोर डिफाइंड में क्या आ रहा है कि आपका फिड्यूशरी कैपेसिटी में कोई एसेट्स नहीं होने चाहिए। That's the more important thing. An intermediate parent, now you can see this is the intermediate parent, may apply IFRS 19 in separate financial statements if eligible. If eligible requirement means these 3 requirements must have met. Then regardless of whether the other group entities or the group itself have public accountability. अगर इस इंटरमीडिएट पेरेंट का कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई एसेट फिड्यूशरी कैपेसिटी में इसके पास अवेलेबल नहीं है, तो इवन ये पेरेंट, इंटरमीडिएट पेरेंट भी IFRS 19 को अप्लाई कर सकता है। Entities using IFRS 19 are exempt from disclosure requirements in other IFRS standards unless specified otherwise IFRS 19 or if they apply IFRS 8 और IAS 33। मैंने ये ऑलरेडी बताया, IFRS 8 और IFRS 33 अगर अप्लाई करा तो फिर रिड्यूस्ड डिस्क्लोजर अप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि ऑटोमेटिकली पब्लिक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। IAS 33 तो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड उन्हीं कंपनीज ने अप्लाई करना है, या अर्निंग पर शेयर वही कंपनी सिर्फ रिपोर्ट करेंगे जिनके शेयर पब्लिकली ट्रेडेड हैं। इफ देयर इज द कंपनी दोस डोंट हैव द शेयर्स, दोस आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट EPS और डायल्यूटेड EPS एज पर IAS 33, उसको एक्सक्लूजन अवेलेबल, राइट? तो सेम अप्लाइज। अगर वो कंपनी IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग और IAS 33 अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर मैंडेटरी है कि वो IFRS 19 को भी अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कम्स इन, राइट? सो दैट्स अनदर क्राइटेरिया हियर। ओके, नाउ एसेट्स हेल्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, व्हाट डज दिस मींस? ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हम पहले बात कर रहे थे कि फिड्यूशरी कैपेसिटी का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट does not have public accountability, mean it does not hold any asset in a fiduciary capacity as a primary business. ऐसा नहीं है, कुछ एसेट अगर फिड्यूशरी कैपेसिटी में है, still the company don't have a public accountability, right? Okay, this means that entity does not manage assets on the behalf of the broad group of outsiders such as clients or customers. Example जरा देखिएगा,
entities that hold and manage financial assets for others as the main business activity, like banks, insurance companies, mutual funds, and investment firms, are considered as public accountable and cannot use IFRS 19. So कोई भी कंपनीज एंटिटीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई ऐसा एग्जांपल आता है तो आपने ये इंश्योर करना है कि क्या ये कंपनी, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में टेस्ट हो सकता है, कुड बी पॉसिबल कि एक ऐसा एग्जिबिट बना के आपका एग्जामिनर दे जिसके अंदर ये आपसे टेस्ट करे कि क्या IFRS 19 ये सब्सिडी अप्लाई कर सकती है, नहीं कर सकती, और वो 5 to 7 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है श्योरली। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन क्या करनी है कि अगर उसका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है या वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसमें वो मैनेज कर रहा है कोई एसेट इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, तो फिर वो IFRS 19 को अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, ये चीज याद रखनी है, there are some entities exclusion clause, there are some entities, for example travel agents, schools or charities may hold money or assets for others incidentally। कुछ क्लाइंट से स्कूल्स ने कुछ अपने जो लाइक पर्संस जो स्कूल को फंड्स प्रोवाइड करे, फंड प्रोवाइडर्स, उन्होंने कुछ फंड्स दिए हुए कि आप स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स प्रोवाइड करें। तो ये जो फंड्स आपके पास आए, ये एसेट्स आप मैनेज करें इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, लेकिन ये आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं है। इन द सेम वे ट्रैवल एजेंट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम सम ऑफ द क्लाइंट्स जिनको फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं या फ्यूचर में वो क्लाइंट यूज करेगा। अगेन यू हैव दोस एसेट्स इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, बट यू are not considered as a public accountable company। तो आप IFRS 19 को अप्लाई कर सकते हैं, there is no restriction on it। The key distinction lies is whether holding assets for others is central to the entity's operations or merely a minor sporting activity। अगर holding assets for others is a primary business activity, then you cannot apply IFRS 19। Straightforward, pretty simple, right? So you need to make sure कि public accountability को आपको assess करना है holding assets for others as a principal activity of the business entity or of that subsidiary, right? Okay, now कुछ बात कर लेते हैं differences क्या है between IFRS 19 and SMEs। तो IFRS 19 आपके फुल स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहा है, कोई रिड्यूस या सिंप्लीफाइड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट इज अप्लाइड एज पर द फुल IFRS स्टैंडर्ड्स, जबकि IFRS और SMEs में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, if a company had adopted IFRS for SMEs, तो उसको गुडविल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, और उसको अपने इंटेंजिबल एसेट जो इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ के इंटेंजिबल्स हैं, उन इंटेंजिबल एसेट को क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा बेस्ड ऑन 10 years यूजफुल लाइफ, अमोर्टाइज करेगा एंड डन। नो नीड टू अप्लाई द IAS 38 इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि IAS 38 रिक्वायर करता है इफ देयर इज एन इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ इंटेंजिबल एसेट, तो आप we cannot amortize it। What we need to do is हमें उसकी impairment assess करनी है annual basis के ऊपर, which is going to be very complex for a small business। So फिर SMEs के लिए हमारे पास simplified recognition है, लेकिन IFRS 19 simplified application demand नहीं करता। अगर IAS 38 अप्लाई कर रहे हैं और intangible asset है और intangible asset की useful life infinite है, तो आपने उसकी infinite useful life reconsider करनी है फॉर एलिजिबल सब्सिडरीज जो IFRS 19 अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, वो क्या करेगा, वो एनुअल बेसिस पे इंपेयरमेंट रिव्यू तो लेगा, लेकिन उसका डिस्क्लोजर जो देना है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया, रिड्यूस डिस्क्लोजर्स ओनली, जबकि IFRS और SMEs में सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर्स हैं, जस्ट लाइक सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग। ओनली आपका IFRS 19 किसके लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर सब्सिडरीज ऑफ IFRS रिपोर्टिंग पेरेंट एंटिटी। रिमेंबर, अगर आप सब्सिडरी अप्लाई करें, तो सब्सिडरी है और वो IFRS 19 अप्लाई करना चाहती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि उसकी पेरेंट कंपनी IFRS में रिपोर्टिंग कर रही हो। ओनली देन दिस सब्सिडरी कंपनी कैन अप्लाई IFRS 19। सेकंड इज IFRS for SMEs is only available for small and medium enterprises. It's not available for such sort of subsidiaries, right?
तो ये कुछ डिफरेंशिएशन था IFRS 19 में और IFRS for SMEs में. You need to make it very, very clear. IFRS 19 provides a bridge for subsidiaries within the large group who need to align accounting policies but avoid redundant disclosures. और डिटेल डिस्क्लोजर्स की जरूरत नहीं है. अगर IFRS 19 को आप IFRS 1 के साथ इंटरैक्ट करें तो क्या डिफरेंस आएंगे? लाइक IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ IFRS. तो अगर मैं बात करूं a subsidiary adopts IFRS for the first time and applies IFRS 19 at the same time, तो उसको IFRS 1 के अंदर डिटेल डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. नो नीड. जस्ट टू मेक श्योर आप सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर्स IFRS 19 के मुताबिक दें एंड मूव ऑन. हाँ, अगर आप ये कहते हैं switching to and from IFRS 19 does not qualify an entity as a first time adopter under IFRS 1. IFRS 1 ये है कि इससे पहले एंटिटी IFRS for SMEs अप्लाई कर रहा था या कोई लोकल गैप अप्लाई कर रहा था, and now the entity has applied International Financial Reporting Standard, then only IFRS 1 would be applied. But yes, IFRS 19 applies to the subsidiary जो qualify कर जाए as a subsidiary that don't have a public accountability. लेकिन ये सब्सिडी पहले IFRS अप्लाई कर रही थी, अब भी IFRS अप्लाई करिए, लेकिन अब डिस्क्लोजर्स को वो रिड्यूस कर सकती है विद द एप्लीकेशन ऑफ IFRS 19, राइट? ओके, अप्लाइंग और रिवोकिंग IFRS 19, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एन एंटिटी में इलेक्ट टू अप्लाई और स्टॉप अप्लाई IFRS 19 एनी टाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड व्हेन स्विचिंग. तो अगर आप जब कभी IFRS 19 से इलेक्ट करें या उसकी एप्लीकेशन को स्टॉप करें तो आप हमेशा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे. ये मैंडेटरी है. अनलेस अगर कहीं ना कहीं इसको कहीं IFRS 19 परमिट कर दे, ओके फाइन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अपडेट ना करें, तो अदरवाइज IFRS 19 रिक्वायर्स कि आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को अपडेट करेंगे whenever you are going to apply IFRS 19 or you stop applying IFRS 19. Then IFRS 19 की एप्लीकेशन कभी भी आपके लिए रीस्टेटमेंट नहीं कहलाएगा. It's not a restatement. It's just a reduction in the disclosures. Rest, there is no change in the standards. Remember, standards की interpretation remains same, application remains same, initial measurement, subsequent measurement, everything remains same. चेंज क्या हो रहा है? डिस्क्लोजर्स को आप रिड्यूस करें, दैट्स इट. हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी आप IFRS 19 को अप्लाई करेंगे या यू स्टॉप अप्लाइंग IFRS 19, you must have to provide a statement of compliance. Entities applying IFRS 19 must include an explicit and unreserved statement of compliance with IFRS accounting standards. यानी अगर कोई एंटिटी IFRS 19 ऑप्ट कर लेती है, अप्लाई करिए, तो पहली स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या बताएगा? कि वो IFRS स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहा है. एंड disclosures are provided specifically under IFRS 19. This must not claim IFRS. They must not claim IFRS compliance unless they can apply all relevant recognition, measurement, disclosure rules applicable under IFRS 19 and other standard. तो ये requirement है कि आप जब तक IFRS 19 और IFRS स्टैंडर्ड्स के तमाम रूल्स को, मेजरमेंट क्राइटेरियाज को, रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज को अप्लाई नहीं करें, तब तक आप ये कंप्लायंस स्टेटमेंट नहीं दे सकते. Yes, if you are applying IFRS 19, that only reduces the disclosures. I'm telling you multiple times, that reduces the disclosures. तो यहाँ पर जो main idea है, again IFRS 19 में, that is for your exam point of view, that is examiner might be going to give you an exhibit जिसमें वो आपको एक सिनेरियो देगा और उसमें उसने एक ऐसी सब्सिडी क्रिएट की है जिसको डिस्क्लोजर्स को रिड्यूस कर रहा है, तो हम उसको फिर कैसे अप्लाई करें, राइट? ओके, जनरल डिस्क्लोजर्स प्रिंसिपल क्या है? IFRS 19 लिस्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल इंस्टेड ऑफ फुल IFRS disclosures. Entities do not need to follow disclosure requirements of individual IFRS standards unless required by IFRS 19. यानी आपको IFRS 19 के रिड्यूस डिस्क्लोजर्स को लेना है, एक्सेप्ट अगर IFRS 19 खुद कहे कि नहीं जी यहां पर आप फुल डिस्क्लोजर्स दें, और एंटिटी IFRS 8 और IAS 33 अप्लाई कर रही है जहां पर फुल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड हैं. डिस्क्लोजर्स में बी ओमिटेड इफ दे आर नॉट मटेरियल. तो ये तो खैर हम अगर जनरली भी किसी एंटिटी को देख रहे हैं
और वो डिस्क्लोजर कोई मटेरियल अमाउंट का नहीं है और हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उस डिस्क्लोजर को इग्नोर कर सकते हैं। एडिशनल डिस्क्लोजर्स व्हेन नेसेसरी if disclosures required by IFRS 19 are insufficient, IFRS 19 डिस्क्लोजर डिमांड कर रहा है वो insufficient है, understandability enhancing qualitative characteristics as per conceptual framework, अगर उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करने का फायदा नहीं। So in that case, even the entity is required to provide additional disclosures. Must, अगर IFRS 19 के डिस्क्लोजर्स इनफ नहीं है और यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर आप एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर करेंगे, फिर आप IFRS 19 के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करें। दिस मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी इवन रिड्यूस्ड रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रांसपेरेंसी को इवन ये स्टैंडर्ड अगेन इनहांस कर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि हम डिस्क्लोजर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट? ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं उन एग्जांपल्स के ऊपर आऊंगा और इन एग्जांपल्स के साथ I have not mentioned the full disclosure requirements, but यहाँ पर I just have I'll just giving you an idea कि full disclosures में और reduced disclosures में फर्क क्या है। For example, अगर IFRS 3 business combination है, तो जो IFRS 19 आपसे disclosure require करता है, that is just name and description of acquirer, acquisition date, percentage acquired, गुडविल की डिस्क्रिप्शन क्या है, टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर क्या किया, क्या क्लास ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हुए, कंटिंजेंट कंसिडरेशन क्या है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या। ये एक मेन चंक ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो एक स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आप डिटेल इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्वायरी, राइट, एक्विजिशन डेट एंड परसेंटेज एक्वायरर, प्राइमरी रीजन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये फुल डिस्क्लोजर IFRS 3 का। लेकिन अगर IFRS 19 में जाएंगे तो डिस्क्लोजर काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं, राइट? आपको डिटेल्ड गुडविल की कॉम्पोजिशन बतानी है, ग्रॉस अमाउंट क्या है, इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है, बार्गेन परचेज क्या हुआ, ये सब की सब इंफॉर्मेशन आप IFRS 3 डिटेल्ड डिस्क्लोजर में बता रहे थे। बट एज फार एज IFRS 19 इज कंसर्न, तो उसने डिस्क्लोजर को बहुत रिड्यूस कर दिया, राइट? इवन अप्लाइड, सेम अप्लाइज फॉर IFRS 7 एंड IFRS 9। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको क्लियरली एक बात नजर आएगी कि डिस्क्लोजर्स को बहुत हद तक उसने रिड्यूस कर दिया। कैटेगरीज एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपली क्रेडिट, समरी ऑफ क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क इंफॉर्मेशन, summary, not detailed, summary information, reconciliation of loss allowance under expected credit losses, information on hedge accounting if applicable, defaults and breaches of loan agreements। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जाएंगे तो आपको मैच्योरिटी एनालिसिस भी देना पड़ेगा, क्वालिटेटिव सेंसिटिविटी एनालिसिस भी देना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस की फुल रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हेजिंग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था और किस हद तक इफेक्टिव ये स्ट्रेटजीज रहे और स्ट्रेटजी की डिटेल क्या थी। तो दीज आर द डिटेल्ड डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड, राइट? ओके, देन अगर मैं IFRS 15 रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू, इफ यू कैन लुक इनटू इट, रेवेन्यू के अंदर उसने डिस्क्लोजर्स को बहुत ही रिड्यूस कर दिया है। डिसएग्रीगेशन ऑफ रेवेन्यू बाय कैटेगरी लाइक सर्विस और जियोग्राफी, जो आप अपने सेगमेंट रिपोर्टिंग में दे रहे थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और टाइमिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द रेवेन्यू। लेकिन जब आप डिटेल कैटेगरी में जाएंगे तो डिटेल कैटेगरी में आप जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर क्या हुए, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स क्या थे और मेथड्स कौन सी यूज किए और उसकी प्रोग्रेस क्या है और रिकॉग्निशन पॉलिसीज क्या है, ये सब चीजें आपको अकाउंट फॉर करनी है, राइट? देन IFRS 16 लीजेस में राइट ऑफ यूज, एसेट डिटेल्स, lease liability, maturity analysis and total cash outflows and lease expenses, lesser clear nature of lease activities, risk management strategies for retained rights and income from variable lease payments, again IFRS 12 interest in other entities, जिसमें हम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं कि आपने अपने ज्वाइंट वेंचर्स, एसोसिएट या सब्सिडरी के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज कैसे करना है। तो उसमें आप सिंपली बताएंगे सब्सिडरीज कौन सी थी, एसोसिएट्स कौन से थे, ज्वाइंट वेंचर्स कौन से थे, स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज कौन कौन सी हैं और इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन एसेट्स क्या है, स्पोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, वेरी माइनर इंफॉर्मेशन।
लेकिन जब आप IFRS 12 के डिटेल डिस्क्लोजर करेंगे तो आपको सब्सिडीज के नेम बताने पड़ेंगे, एसोसिएट्स की नेचर ऑफ बिजनेस बताने पड़ेगा, प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप क्या था और वोटिंग राइट्स आपके पास क्या थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की समरी क्या थी और मटेरियल ट्रांजैक्शन बिटवीन ज्वाइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स क्या रहे और सब्सिडीज क्या रहे। तो ये सब वो चीजें हैं जो डिटेल्ड एनालिसिस फुल डिस्क्लोजर में जा रहे थे। IFRS 13 अगर आप देखें तो यहाँ IFRS 13 को बहुत समराइज कर दिया गया। फेयर वैल्यू मेजरमेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या थी, वैल्यूएशन टेक्निक्स कौन से अप्लाई किए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए, गेन लॉसेस फ्रॉम वैल्यूएशन क्या है और अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने क्या अप्लाई किए IFRS 13 के अंदर। तो ये सिंप्लीफाइड डिस्क्लोजर्स हैं, जबकि IFRS 13 तो बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर डिमांड कर होता है जो IFRS 19 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। कुछ case clause examples है, for example there is an eligible subsidiary, a private logistic company owned by a listed parent, a manufacturing subsidiary whose finances are consolidated by its parent, right? कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल सब्सिडीज कौन सी होंगी, a private logistic company owned by a listed parent company, a manufacturing subsidiary whose financials are consolidated by its parents। कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, a publicly traded entity, a bank or insurance company managing assets for clients। I think I had already discussed these things। तो बहुत ज्यादा हमें उसके ऊपर कोई उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं। बेनिफिट्स ऑफ IFRS 19 क्या है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बेसिकली इट रिड्यूसेस टाइम्स, ओके अपॉलॉजीज, it reduces time and cost of preparing financial statements। obviously जब आप disclosures को reduce करें तो बहुत सारी cost सेव कर सकते हैं। facilitates group level consolidation, तो group इसको easily consolidate कर सकता है। unnecessary disclosure जो subsidiary दिए हुए तो वैसे ही already eliminate हो चुके हुए हैं, जो already parent दे रहे हैं तो duplication नहीं हो रहा होगा। entities eliminates duplication of disclosures already presented at the group level। apology, encourages consistency in accounting policies across the globe। So these are the few of the benefits। Conclusion and just a summary, IFRS 19 offers a disclosure relief solution for subsidies without public accountability। ये बहुत इंपॉर्टेंट है public accountability। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज सबसे ज्यादा आपको impactful करेगी, that is the public accountability। Recognition and measurement follow full IFRS but disclosure burden is reduced। तो IFRS 19 आपके रिकग्निशन या मेजरमेंट क्राइटेरिया को रिड्यूस नहीं कर रहा, वो कहता है वो फुल IFRS को फॉलो करना है। जस्ट द डिस्क्लोजर बर्डन वाज रिड्यूस्ड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट बी केयरफुली असेस्ड, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दिस मस्ट बी अ सब्सिडियरी कंपनी, इट्स पेरेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग financial statements on full IFRS and the company don't holds asset in public accountability, right? This standard promotes cost efficiency while maintaining reliable financial information। So these are few of the benefits of IFRS 19। I've not went into the details। I've already told you कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि जब कभी आप बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 19 की, तो ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है और इसका एग्जामिनेशन के अंदर हमने कोरिलेशन कैसे देखा है। तो एग्जामिनर माइट बी गोइंग टू आस्क यू द फ्यू थिंग्स यू नीड टू असेस इज कि वो जो उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया वो मीट होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सब्सिडरी कंपनी है और इसका अल्टीमेट पेरेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के प्रोवाइड कर रहा। अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा तो फिर आप IFRS 19 अप्लाई नहीं कर सकते। यू आर नो मोर एलिजिबल फॉर दिस IFRS 19 एप्लीकेशन, राइट। होप आपको इस क्राइटेरिया की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी और यू गॉट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन जिसके अंदर हम कुछ फर्दर प्रैक्टिस को एसेस करेंगे और हम एवेल्युएट करेंगे कि इस प्रैक्टिस को हम कैसे लेकर चल रहे हैं, एंड विल बी लुकिंग इनटू द बेसिक आइडिया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे टैकल करें। Still, if you guys have any confusion or question relating to any topic, do approach me over WhatsApp। I'll always be there to help you out and I'll try my best to respond you ASAP। Thank you so very much everyone, take care and best of luck for your
upcoming exams, and best wishes for your exam preparation. Take care. Bye.